इंडियन हिस्ट्री की डेट्स, गौतम बुद्ध, अकबर, प्लासी का युद्ध, उफ, सब कुछ याद रखना कितना मुश्किल लगता है ना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे तारीखों का एक पूरा समुंदर है और हम बस उसमें डूबते जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक कहानी, बस एक ट्रिक से प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न इंडिया तक का पूरा इतिहास आपकी उंगलियों पर आ सकता है। चलिए तो फिर इस ट्रिक को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं प्राचीन भारत की जमीन से। जरा सोचिए, वो कैसा समय होगा। एक ऐसा दौर जब महान विचारक और बड़े बड़े सम्राट उभर रहे थे। एक तरफ ज्ञान की खोज हो रही थी, तो दूसरी तरफ साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। इस युग को याद रखने का मंत्र है महाबुद्ध, सिकंदर, अशोक। चलिए मेरे साथ बोलिए। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक कहानी का पूरा सीक्वेंस है। पहले महान शिक्षक आए, फिर एक हमलावर आया और फिर आया एक सम्राट जिसने सबको एक कर दिया। अब देखिए ये मंत्र काम कैसे करता है। महा और बुद्ध से हमें महावीर और गौतम बुद्ध याद आते हैं, जो लगभग 500 बीसी के आसपास थे। फिर आता है सिकंदर 326 बीसीई में, और आखिर में अशोक, जिसने 261 बीसीई में कलिंग पर जीत हासिल की। देखा, एक लाइन और पूरी कहानी साफ। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये है कैलेंडर्स और राजवंशों के बीच पावर स्ट्रगल का दौर। और इसे याद रखने का तरीका है विक्रम शक को कुचलता है। इस लाइन में ही एक्शन और जीत की एक फीलिंग है ना? और ये मंत्र कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे विक्रम संवत जो 58 बीसीई में शुरू हुआ, वो शक संवत से पहले आया जो 78 सीई में शुरू हुआ। तो विक्रम ने शक को कुचला का मतलब विक्रम पहले आया। और ठीक इसके बाद मानो एक नए चैप्टर की तरह कुषाण वंश का दौर शुरू होता है। बीसीई से सीई का ट्रांजिशन कितना आसान हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मध्यकाल की तरफ। कल्पना कीजिए राजा हर्षवर्धन के भव्य दरबार की, जहां ज्ञान और संस्कृति का संगम हो रहा है। और ठीक उसी समय दूर दूर से यात्री भारत आ रहे हैं, लेकिन साथ ही टकराव के बादल भी मंडरा रहे हैं। इस दौर को याद रखने के लिए एक बहुत ही सीधी साधी लाइन है। हर्ष ने ह्वेनसॉन्ग को बुलाया। सुनने में ये एक सिंपल फैक्ट लगता है, लेकिन ये 600 सीई के आसपास के पूरे कल्चरल एक्सचेंज के दौर को अपने अंदर समेट लेता है। और मजेदार बात यह है कि हमारा छोटा सा वाक्य पूरी टाइमलाइन को कैसे पकड़ता है। देखिए, 606 सीई में हर्षवर्धन का शासन शुरू होता है, और बस कुछ ही साल बाद 630 सीई में ह्वेनसांग भारत पहुंचता है। तो हर्ष और ह्वेनसांग एक साथ याद रह जाते हैं। लेकिन शांति का दौर हमेशा नहीं रहता। अब कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। इसे एक मंत्र की तरह याद रखिए। सोमनाथ, तराइन, गुलाम, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक हमला, एक निर्णायक लड़ाई और फिर एक नए राजवंश की स्थापना। देखिए ये कैसे जुड़ा है। 1025 में सोमनाथ पर हमला होता है, फिर 1191 और 92 में तराइन की लड़ाइयां होती हैं, और इन लड़ाइयों का सीधा नतीजा क्या होता है? 1206 में दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना। इस तरह ये छोटा सा फ्रेज घटनाओं के पूरे फ्लो को पकड़ लेता है। और अब एक नए युग का आगाज होता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ समुंदर के रास्ते यूरोपियन ट्रेडर्स के जहाज भारत के तटों पर लग रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर भारत के मैदानों में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाली जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। इस ब्लॉकबस्टर कहानी को याद रखने का तरीका भी उतना ही शानदार है। वास्को आया, पानीपत छाया, अकबर राज करता है। इसमें एक स्टाइल है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की कहानी हो। और ये मंत्र पूरी कहानी बताता है। 1498 में वास्को आया, फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने छाया डाल दी, जिसने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। और फिर 1556 में अकबर राज करता है। सब कुछ एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो अब मुगलों का सूरज ढल रहा है और एक नई शक्ति, अंग्रेज, उनका उदय हो रहा है। अब सीन बदल चुका है। अब ये दौर व्यापार से आगे बढ़कर जमीन पर कब्जे का है, जहां कुछ स्ट्रेटेजिक लड़ाइयां ही भारत का भविष्य तय कर देंगी। इस दौर को समझने के लिए पावर का ये फॉर्मूला याद रखिए। प्लासी, फिर पानीपत, फिर बक्सर, और नतीजा अंग्रेज मजबूत। ये उन 3 डिसाइसिव लड़ाइयों का सीक्वेंस है जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। और टाइमलाइन इस फॉर्मूले को कंफर्म करती है। 1757 में प्लासी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, और 1764 में बक्सर। बस इन 3 जीतों ने भारत का इतिहास ही बदल दिया। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में पॉलिटिकल पावर दी, और बक्सर ने उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार। इन टर्निंग पॉइंट्स को याद रखने का ये एक परफेक्ट तरीका है।
अब हम आते हैं अंग्रेजों के सबसे जरूरी इलाके की कहानी पर, और इसे याद रखने के लिए ये लाइन बहुत सटीक है। बंगाल पहले बसा, फिर बटा। ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक तरह से निचोड़ है। ये लाइन देखिए कितनी खूबसूरती से एक सदी के इतिहास को अपने अंदर समेट लेती है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट के साथ बंगाल को आर्थिक रूप से बसाया गया, और फिर एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद 1905 में इसे राजनीतिक तौर पर बांट दिया गया। बसा से बंटा तक का सफर। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। रेडी? कहानी शुरू होती है महाबुद्ध से, फिर विक्रम शक को कुचलता है। इसके बाद हर्ष ने ह्वेनसांग को बुलाया, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। सोमनाथ से तराइन तक लड़ाई और गुलाम बन जाते हैं। फिर क्या होता है? समंदर से वास्को आता है, जमीन पर पानीपत छा जाता है और अकबर राज करता है। कहानी आगे बढ़ती है, अंग्रेज प्लासी से बक्सर तक जीतते हैं और आखिर में बंगाल बढ़ जाता है ना कमाल? पूरा का पूरा इतिहास बस एक सांस में। तो अब जब ये सुपर पावर मिल ही गई है तो इसे टेस्ट करने का टाइम भी आ गया है। ये एक मजेदार मौका है ये देखने का कि कितना कुछ याद रहा है। तैयार हैं सब? पहला सवाल, तराइन की 2 लड़ाइयों के बाद सीधे किस राजवंश की स्थापना हुई? हिंट है सोमनाथ, तराइन और फिर सही जवाब है गुलाम वंश 1206 में। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, वो कौन सी 3 लड़ाइयां थीं जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता को एकदम मजबूत कर दिया? हिंट, वो मंत्र शक्ति का एक फॉर्मूला है। बिल्कुल सही, प्लासी, पानीपत यानी तीसरा वाला, और बक्सर। शानदार। तो हमने तारीखें तो याद कर ली, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। अब जब हम इस पूरी टाइमलाइन को जानते हैं तो ये सारी घटनाएं हमें सत्ता, बदलाव और खुद भारत के विचार के बारे में आखिर क्या कहानी बताती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।